हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर का एपिसोड नंबर 36। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक मैजिकल पिकॉक ने मॉर्टल की दुनिया पर हमला कर दिया, इसीलिए डूशन पिक के लोग उससे निपटने के लिए रवाना हो गए। मगर वहाँ उनकी मुलाकात फिनिक्स क्लैन के कॉन्ग शुन से हो जाती है। उसकी बातें सुनकर चांगशाओ समझ गया था कि ये बंदा महान सेंट जुयान को बहुत ज्यादा पसंद करता है। साथ ही चांगशाओ को अब जेड एम्परर और उनकी वाइफ मदर क्वीन को एक करना था ताकि वो जल्दी से हेवन में आकर अपनी जिम्मेदारियां संभाले। मगर वो दोनों तो पक्के जाने दुश्मन हैं, इसलिए चांगशाओ ने एक करने के लिए और रास्ते ढूंढने लगा। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है। दरअसल जेड एम्परर किजाओ सिटी के एक जनरल के घर पर जन्म लेते हैं। उनके फादर ने बड़े ही प्यार से उनका नाम हुआ यूमिंग रखा था। वो हर वक्त अपने बच्चे के साथ समय बिताया करते थे, मगर एक जनरल की जिम्मेदारियां भी उन्हें निभानी थी, इसीलिए सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। उस वक्त यूमिंग काफी ज्यादा छोटे थे। अब ऐसे ही कुछ साल और बीत गए। यूमिंग अब बड़ा हो रहा था। वो हर रोज अपनी माँ को रोता हुआ देखकर मायूस हो जाता, इसीलिए उसने घर से बाहर समय बिताना शुरू कर दिया। मीनवाइल उसकी मुलाकात हुई निंग शुआंग से, मगर निंग शुआंग ने उसके साथ कोई दोस्ती नहीं की, बल्कि वो तो उसे हर बार कूट के चली जाती। अब ऐसे ही मौसम बदलते रहे और यूमिंग जवान हो गया। उसने अपनी मार्शल आर्ट की जर्नी की शुरुआत तलवारबाजी से की। इनफैक्ट वो तो निंग शुआंग के साथ भी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता रहता था, मगर निंग शुआंग तो हर बार उसके साथ चीटिंग करके जीत जाती। इसी वजह से हुआ यूमिंग की माँ भी उस पे भड़क गई। वो कहती है कि तुम एक नंबर के लूजर हो, आज तक कभी तुम उस लड़की को हरा नहीं पाए। तो इसी वजह से यूमिंग ने घर से बाहर रहना पसंद किया। वो अपना ज्यादातर वक्त प्लेजर हाउस या फिर शराब खाने में बिताया करता था, और इसी वजह से यूमिंग की सारी इमेज खराब हो गई। लोग उसे बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा समझने लगे। अब एक दिन घर जाते वक्त यूमिंग ने लोगों की बातें सुन ली। वो किसी माइटी इमॉर्टल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमारी चिजाओ सिटी में एक बहुत ही पावरफुल इमॉर्टल आया है। इतना ही नहीं, उसने तो एनलाइटनमेंट भी हासिल कर ली है। हमारे टाउन के कई सारे लोग उसे आंखें बंद करके फॉलो कर रहे हैं। उस इमॉर्टल ने 2 दिनों तक प्लेजर हाउस के सामने बैठकर लेक्चर दिया था, और उसका लेक्चर खत्म होते ही वो ब्रॉथल अपने आप कोलैप्स हो गया। इतना ही नहीं, उस प्लेजर हाउस के ओनर ने वहाँ मौजूद सभी लड़कियों को भी आजाद कर दिया। जब भी वो इमॉर्टल रास्ते से गुजरता है तब मरी हुई मछलियाँ भी जिंदा हो जाती है। अगर वो घास पर बैठ के कल्टीवेट करे तो वहाँ पर भी फूल खिल जाते हैं। इस इमॉर्टल की सारी तारीफें सुनकर यूमिंग काफी ज्यादा शॉक हो गया था। तभी एक बंदा कहने लगा कि वो इमॉर्टल हमारे शहर में 3 सालों तक रुकने वाले हैं, और इन 3 सालों में वो अपने कुछ डिसाइपल भी बनाना चाहते हैं। कई सारे लोगों ने उन्हें खास ट्रेजर ऑफर करके उनका डिसाइपल बनने की कोशिश की, मगर उस इमॉर्टल को इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं। वो तो बस इंटेलिजेंट और बहादुर लोगों को ही अपना डिसाइपल बनाएंगे। ये सुनकर यूमिंग सोचने लगा, अच्छा बहादुर और इंटेलिजेंट, अरे वाह, ये तो मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं। और तभी अचानक से आसमान में गोल्डन रोशनी रिलीज होने लगी। उस रोशनी के आते ही पूरे शहर में बहारें छाने लगी, और अब इन सभी को इमॉर्टल की आवाज आने लगती है। वो कह रहे थे कि मैं 3 सालों तक इस शहर में रुकने वाला हूँ। इन 3 सालों के वक्त में मैं यहाँ के लोगों को इमॉर्टलिटी के लेक्चर देना चाहता हूँ। भले ही मैं एक इमॉर्टल हूँ, लेकिन मेरी पावर्स भी लिमिटेड है, इसलिए मैं बस 20 लोगों को ही सिखा पाऊंगा। अब तुम में से जो भी पहले 20 लोग मेरे पास आएंगे, मैं उन्हें अपना डिसाइपल बना लूंगा। ये सुनकर सभी लोग दरवाजे की तरफ भागने लगे, मगर कोई भी दरवाजे को पार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो भी आगे जा रहा था उन्हें पीछे से लोग खींचने लगे। हालांकि यूमिंग को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं, इसलिए यूमिंग बड़ी ही तेजी से डोर के पास चला जाता है। अब उसके पीछे पीछे निंग शुआंग भी वहाँ पर पहुँच गई। उसने आते ही पहला तो हुआ यूमिंग को आंख मार दी, जिससे यूमिंग बड़े ही अच्छे से शर्माने लगा। जिसके बाद निंग शुआंग उसे धक्का देकर आगे जाने लगती है। वो कहने लगी कि यूमिंग, तुम कभी मुझसे आगे नहीं जा सकते। अब ये सुनकर यूमिंग को आ गया गुस्सा। वो निंग शुआंग को एक पंच मारने वाला था, तो निंग शुआंग तुरंत ही पलटकर उससे प्यार से बात करने लगी। वो कह रही थी, यूमिंग क्या सच में तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? अब ये सुनकर यूमिंग पिघल गया। वो कह रहा था, ना ना, मुझे तुम पर हाथ उठा के अपने हाथ गंदे नहीं करने। अभी दोनों भी डोर के अंदर इंटर कर लेते हैं। यूमिंग कह रहा था कि यहाँ के तो सभी लोग लूजर हैं, मुझे नहीं लगता कि वो महान इमॉर्टल भी इन्हें सुधार पाएंगे। जिस पर निंग शुआंग कहने लगी कि अकल के अंधे लोग तुम्हारे जैसा ही सोच सकते हैं, अगर इन लोगों में जरा भी काबिलियत है तो जरूर से आगे बढ़ेंगे। जिस पर हुआ यूमिंग कहने लगा कि काबिलियत के दम पर ही सब कुछ हासिल नहीं होता,
होता, तुम्हारे पास अच्छी किस्मत भी होनी चाहिए। अभी दोनों भी ऐसे ही लड़ते झगड़ते हुए उस इमॉर्टल के पास पहुंच चुके थे। और गाइस, ये इमॉर्टल कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा चांगशाओ है। जिन भी लोगों ने ये पहले ही गेस किया था वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चांगशाओ को तो इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। अब चांगशाओ इनका मास्टर बन के क्यों आया था, इसके पीछे एक वजह है जो जानने के लिए हमें कुछ घंटे पहले पीछे जाना होगा। वेल, हेवन में जोड़ियां बनाने वाले मास्टर और लाओ जी के पसीने छूट गए थे, तो उन्होंने तुरंत ही चांगशाओ को वहां बुला लिया। चांगशाओ देखता है कि हुआ यूमिंग, जो कि उनके जेड एम्परर है, उन्होंने कई सारी लड़कियां पटा के रखी है। वो कभी इसके पास जाती तो कभी उसके पास जाती। यूमिंग का एक दिल कई सारी लड़कियों के सीने में धड़क रहा था, जो देखकर चांगशाओ की धड़कनें बढ़ जाती है। वो तो शॉक होकर कहने लगा कि आखिर ये जेड एम्परर मॉडल की दुनिया में जाकर इतने थरकी कैसे बन गए। इनके तो एक दो नहीं बल्कि कई सारी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहे हैं। इनफैक्ट लाओ जी भी सोचती है कि मेरे बाप ने मेरी माँ को छोड़कर पूरे टाउन को पटा के रखा है। इधर चांगशाओ कहने लगा कि जेड एम्परर तो फिलहाल टावर ऑफ हेवन की ट्रायल को पास कर रहे हैं, इसलिए मैं भी डायरेक्टली जाकर जेड एम्परर की रोमांटिक लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो टावर ऑफ हेवन मुझे दोबारा से पनिश करेंगे। ना बाबा, इस बार तो मुझे कोई पनिशमेंट नहीं चाहिए। तो अब चांगशाओ अपना दिमाग लड़ाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अगर मैं यूमिंग के घर का नौकर भी बन गया तो भी उनके सोच को बदल नहीं पाऊंगा। और तभी चांगशाओ को उसके पेपरमैन ने कही हुई बात याद आती है। दरअसल चांगशाओ का पेपरमैन कई दिनों से यूमिंग को फॉलो कर रहा था और इसी दरमियान उसे पता चला कि यूमिंग इमॉर्टल टेक्निक सीखना चाहता है। और यही वजह थी कि चांगशाओ एक इमॉर्टल मास्टर बन के उस सिटी में आ जाता है। सबसे पहले तो उसने यांजी की मदद लेकर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज किया। उसने ऐसी हरकतें की कि वो पूरी सिटी में पॉपुलर बन गया। उसका खतरनाक टैलेंट देखकर सभी लोग उसके डिसाइपल बनने के लिए तैयार थे। हालांकि चांगशाओ का पूरा फोकस था हुआ यूमिंग और निंगशुआंग पर। और फाइनली वो अपनी सारी स्ट्रेटेजीज का यूज करते हुए इन दोनों को भी अपने पास बुला ही लेता है। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ गई। चांगशाओ जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि तुम दोनों तो काफी ज्यादा शरारती हो। तुम दोनों में तो किसी भी टॉपिक पर झगड़े करने की एबिलिटी है। क्या मैं जान सकता हूँ तुम दोनों के नाम क्या है? तो हुआ यूमिंग तुरंत ही चांगशाओ को ग्रीट करते हुए कहने लगा कि मेरा नाम है यूमिंग और मैं इस सिटी के जनरल का बेटा हूँ। जिस पर चांगशाओ कह रहा था कि हम जहाँ पर रहते हैं उस रीजन को प्रोटेक्ट करना हम सभी का फर्ज है। मेरे ख्याल से तुम्हारे फादर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिसके बाद चांगशाओ इन सभी को लेकर हॉल की तरफ निकल पड़ा। वो दिल में ही सोचता है कि मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो बहुत काम आ गई। अब तो 3 सालों में मैं यूमिंग और निंगशुआंग को पूरी तरह से बदल दूंगा। जिसके बाद चांगशाओ ने इन लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि मैं बस 3 सालों तक इस सिटी में रुकने वाला हूँ। अब इन 3 सालों में तुम मुझसे कितना सीख सकते हो ये तुम्हारी एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। तुम जो बोलोगे वो टेक्निक मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर तुम्हें उसे पूरी तरीके से मास्टर करना ही होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। तभी यूमिंग जल्दी से चांगशाओ को बताने लगा कि सीनियर मुझे सबसे पावरफुल इमॉर्टल टेक्निक सिखा दीजिए। वो कहते हाँ बच्चे क्यों नहीं, मगर सबसे पहले तुम्हें बेसिक टेक्निक को सीखना होगा। उन्हें बेसिक टेक्निक का यूज करके तुम अपने दुश्मनों को हरा पाओगे। तो इन सभी बेसिक चीजों में सबसे पहले नंबर पर आती है रोप मैनिपुलेशन टेक्निक। और फिर चांगशाओ ने वहाँ पर एक डिवाइन रोप को समन कर लिया। यूमिंग कहता है क्या कहा आपने? रोप मैनिपुलेशन टेक्निक? मेरे ख्याल से ये बस लोगों को उल्लू बनाने के काम आ सकती है। तो चांगशाओ ने तुरंत ही उस गोल्डन रोप से यूमिंग को जकड़ लिया। बेचारे यूमिंग को तो सही से चला भी नहीं जा रहा था। और तभी चांगशाओ ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए यूमिंग को निंगशुआंग पर ही गिरा दिया। वेले नजारा देखकर सभी डिसाइपल के मुंह खुले के खुले रह गए। इधर निंगशुआंग यूमिंग से कह रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझसे दूर हट जाओ। मगर यूमिंग तो बस उसे घुरे जा रहा था। और तभी चांगशाओ ने उसकी रोप हटा दी। अब यूमिंग जल्दी से निंगशुआंग से दूर हट जाता है, लेकिन वो सोच रहा था कि निंगशुआंग तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। पता नहीं ये बात मैंने पहला नोटिस क्यों नहीं की थी। जिसके बाद वो खुद को ही समझाने लगा कि इस निंगशुआंग से दूर रहना ही बेहतर होगा। इसने तो बचपन से मुझे परेशान किया है। जब भी मैं सोता ये मुझ पर बकेट भर के पानी डालती, जब भी मैं जंगल में जाता ये मुझे गड्ढे में फेंक देती। इतना ही नहीं, कई बार इसने मुझे लात मार के नीचे गिराया है। इसलिए मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकता कि निंगशुआंग अट्रैक्टिव है। अब ये आखिर वाला सेंटेंस उसने जोर से बोला, जिसे निंगशुआंग भी सुन लेती है। उससे पूछती कि बताओ तुमने अभी मेरे बारे में क्या बोला? जिस पर वो कहता है कि मैंने तो बस इतना बोला था कि तुम अट्रैक्टिव हो। देखो प्लीज मुझे गलत मत समझना, एक्चुअली मैं तुम्हारे नाक के अंदर जो बाल है उनकी बात कर रहा था, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। अब ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल हंसने लगे। और फिर क्या, बाद में निंगशुआंग ने एक बार फिर से यूमिंग को धो डाला। वो क्लासरूम में भी हर रोज एक दूसरे के साथ लड़ाई करते, जिसमें कभी कभार चांगशाओ को भी मार पड़ जाती थी। अब ऐसे ही कई दिन बीत गए। इन दोनों के झगड़े धीरे धीरे करके कम हो रहे थे। इनफैक्ट यूमिंग तो क्लास के दौरान ही निंगशुआंग
निंगशुआंग को घूरता रहता। एक दिन तो चांगशाओ ने भी उसे रेड हैंड पकड़ लिया था, इसलिए वो तुरंत ही यूमिंग को ढेर सारे स्क्रिप्चर पढ़ने की पनिशमेंट देता है। और अब तो प्रैक्टिस के दौरान निंगशुआंग भी उसकी मदद किया करती थी। धीरे धीरे करके इन दोनों में काफी अटैचमेंट बढ़ जाती है। और अब तो बात इतना बिगड़ गई कि यूमिंग सीधा निंगशुआंग को फ्लावर देने ही चला जाता है। और इस बार तो निंगशुआंग उसके कान के नीचे बजाए बिना ही भाग जाती है। और अब ऐसा ही करते करते 3 साल बीत गए। चांगशाओ कह रहा था कि 3 सालों से तुम सभी लोग मेरे डिसाइपल्स हो। शुरू में जब तुम लोग मेरे पास आए थे सबकी अलग अलग विचारधारा थी, मगर 3 सालों की सीख के बाद तुम सबको रियलाइज हुआ कि यहाँ पर सभी लोग इक्वल है, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। हुआ यूमिंग भी चांगशाओ की बात से पूरी तरह से अग्री था। वो कहता है कि मैं आपसे सीखा हूँ कि हमने हमेशा प्रोग्रेस पर ध्यान रखना चाहिए, कभी किसी के लिए दिल में नफरत मत रखो। चांगशाओ को याद आता है कि ये सारी बातें जेड एम्परर ने ही चांगशाओ को सिखाई थी और आज चांगशाओ दोबारा से जेड एम्परर को यही सारी बातें सिखा रहा था। जिसके बाद चांगशाओ कहने लगा कि इस सिटी में मुझे 3 साल पूरे हो चुके हैं, अब मुझे दूसरी जगह पर ट्रैवल करना ही होगा। ये सुनकर यूमिंग को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। चांगशाओ कहता है कि जाने से पहले मैं तुम सभी को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। प्रॉमिस करो कि इस गिफ्ट को तुम तभी ओपन करोगे जब तुम किसी कश्मकश में हो। यही मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी लेसन होगा। जिसके बाद चांगशाओ अपनी ऑरा रिलीज करते हुए वहाँ से जाने लगा। हुआ यूमिंग कहने लगा, सीनियर प्लीज मुझे आपका नाम बताए। तो चांगशाओ उसे अपना नाम किंग हुआ बता देता है। अब चांगशाओ के वहाँ से जाते ही वो सारा क्लासरूम भी गायब हो जाता है। हुआ यूमिंग इन 3 सालों के लिए चांगशाओ का शुक्रिया अदा कर रहा था। और अब हमें डिमोनिक कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लुया से मिलने के लिए बाई लियान पहुँच चुका था। वो लुया को बताता है कि सदर्न रीजन में काफी ज्यादा गड़बड़ी हो चुकी है, मेरे ख्याल से इसके पीछे वाटर गॉड का हाथ होगा। जिस पर लुया कहने लगा कि मेरे ख्याल से वाटर गॉड जेड एम्परर और क्वीन मदर को मिलाना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो दोनों जल्द से जल्द हेवनली कोर्ट में पहुंच जाएंगे, फिर तो उन्हें हराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिस पर बाइलियन लुया से कह रहा था कि जेड एम्परर को डा ऑफ हेवन से पनिशमेंट मिली है, इसलिए हम इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर हमने कुछ भी गड़बड़ी की तो डा ऑफ हेवन आपकी डीमन कोर्ट और मेरी जीफांग टाओइज्म को पनिश करेगा। तो क्यों ना हम एक्सटर्नल फोर्सेस का यूज करके उन दोनों को अलग करें। हम अपनी पावर का यूज करके सभी मॉर्टल्स को एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हैं और इस तरह से मॉर्टल्स की जंग इन दोनों को भी सेपरेट कर देगी। जिसके बाद बाइलियन ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए 2 सिटीज में झगड़े लगाना शुरू कर दिए। इनफैक्ट लुया भी बाइलियन की इस प्लानिंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। अब उन दोनों का बस एक ही काम है, आराम से बैठकर तमाशा देखो। उन्होंने आग भी लगाई और डा ऑफ हेवन की नजर से भी बचे रहे। अब देखते ही देखते चिजाओ सिटी के पड़ोसी शहर ने उन पर हमला कर दिया। इस अटैक में चिजाओ सिटी के कई सारे मासूम मारे गए थे और उस वक्त अपने सिटी को बचाते हुए हुआ यूमिंग के फादर की भी मौत हो जाती है। यूमिंग अपने फादर की मौत से पूरी तरह से टूट चुका था। अब तो उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने आगे क्या करना चाहिए। उसके पास 2 ऑप्शन थे, एक तो निंगशुआन के साथ रहे या फिर दूसरा अपने फादर की पोजीशन को संभालते हुए सिटी को प्रोटेक्ट करे। और इसी डाउट के चलते उसने चांगशाओ ने दिए हुए पाउच को ओपन कर दिया, जिसमें चांगशाओ ने लिखी हुई एक नोट उसे मिल जाती है। उस नोट को पढ़ते ही हुआ यूमिंग ने अपना फैसला कर लिया था। उसने तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड उठा ली, यानी कि अब वो भी अपने फादर जैसे सिटी को प्रोटेक्ट करेगा। हुआ यूमिंग के इस फैसले से निंगशुआंग काफी ज्यादा दुखी हो गई। उसे तो ये भी पता नहीं था कि अब वो दोबारा से हुआ यूमिंग को कब देख पाएगी। उसे डर था कि कहीं वो दोनों हमेशा के लिए अलग न हो जाए। और इन दोनों का सेपरेशन यही तो बाइलियन और लुया का प्लान था, जिसमें वो लोग पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गए। अब इन दोनों सिटीज के दरमियान की जंग कई महीनों तक चलती रही। इधर निंगशुआंग हर रोज यूमिंग को खत लिखा करती थी और उसके प्यार ने ही यूमिंग को जंग में बहादुरी से लड़ने की हिम्मत दी। वो तो इस जंग में दुश्मनों के हाथों बुरी तरह से घायल भी हो गए थे, मगर फिर भी उन्होंने दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने तो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक फाइनल अटैक में ही दुश्मन को खत्म कर दिया। दुश्मन के मरते ही ये लंबी जंग भी अब खत्म हो चुकी थी। इस जंग में किए गए कारनामे की वजह से हुआ यूमिंग को एज अ ग्रेट वॉरियर नवाजा गया और अब एक लंबे अरसे के बाद यूमिंग दोबारा से अपनी किंगजू सिटी में वापस आ जाता है। सभी लोग उसके स्वागत के लिए खड़े थे। हुआ यूमिंग अपनी जान पर खेल के अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करने वाला एक अच्छा जनरल बन के सबके सामने आ चुका था। इधर निंगशुआंग भी हुआ यूमिंग का अपनी आंखें बिछाए इंतजार कर रही थी और फाइनली ये इंतजार भी अब खत्म हो गया और एक बार फिर से हमें पुरानी सारी बातें दिखाई जाती है। चांगशाओ सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। वो कहता है कि हुआ यूमिंग को जानबूझकर एक जनरल के घर में रीइंकार्नेट किया गया ताकि डा ऑफ हेवन उनके बहादुरी की परीक्षा ले पाए। इतना ही नहीं, बचपन से ही क्वीन मदर और जेड एम्परर एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे और ये सब डा ऑफ हेवन की ही एक चाल थी। वो देखना चाहते थे कि इन दोनों की मोहब्बत कितनी गहरी
है और इसमें भी इन दोनों ने डा ऑफ हेवन को हरा दिया। इन दोनों ने आज तक जितने भी खुशी या गम देखे हैं उस सब के पीछे डा ऑफ हेवन का हाथ था। इतनी सारी चीजें एक्सपीरियंस करना ये सब उनकी ट्रायल का ही एक हिस्सा था। अगर जेड एम्परर उस जंग में बुरी तरह से घायल हुए तो ये तकलीफ भी उनकी किस्मत में लिखी गई। उस जंग में जेड एम्परर बुरी तरह से घायल हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिर वो उस जंग को जीत कर एक ग्रेट वॉरियर बन के बाहर आ गए। और अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूमिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने आगे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। इसीलिए वो चांगशाओ ने दी हुई गिफ्ट को ओपन करते हैं। वेल उस नोट पर ये लिखा था कि हमेशा अपने दिल की सुनो। तो इसी बात को फॉलो करते हुए यूमिंग ने जनरल की पोजीशन एक्सेप्ट कर ली। वेल इसका मतलब ये था कि भले डा ऑफ हेवन ने इन दोनों की कड़ी परीक्षा लेने की कोशिश की थी, मगर फिर भी चांगशाओ ने बड़ी ही चालाकी से इन्हें सपोर्ट किया और वो भी बिना डा ऑफ हेवन की नजर में आए। चांगशाओ इतना स्मार्ट है कि वो हमेशा डा ऑफ हेवन से एक कदम आगे रहेगा। और इसी के साथ एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।